Hello students, good morning. Myself Rita Das. I am again here to present my video. Those who are new for my channel, please subscribe my channel. If you like my channel, then you can comment it also. Today I am going to teach you Political Science of class 12, the chapter 6, International Organization. In Hindi we call it अंतर्राष्ट्रीय संगठन. अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं। वे संगठन जिसका गठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देश मिलकर करते हैं, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जैसे यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम IMF कहते हैं, फिर यूनेस्को आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या आवश्यकता है? इसमें सबसे पहले इसकी आवश्यकता इसलिए है कि हम देखते हैं बहुत सारी समस्या आती है जिससे निपटने के लिए कोई एक देश उसको आसान तरीक़ा से नहीं समाधान कर सकता है, उसे इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मदद की आवश्यकता होती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालना अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता है। तीसरा है, अगर किसी देश दो देश के बीच में युद्ध हो जाती है, युद्ध की संभावना हो जाती है, तो उस युद्ध को रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। चौथा है, विश्व के आर्थिक विकास में सहायक। अगर विश्व के किसी भी देश में आर्थिक की कमी होती है तो हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा ही उसको मदद करते हैं। चौथा है, प्राकृतिक आपदा, महामारी से निपटना। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज पूरे विश्व में महामारी, कोरोना महामारी फैला हुआ है। इस महामारी निपटने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पड़ती है। और फिर उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होती है, उस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा ही उसको हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। और अंत में है वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना। आज हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानते हैं, उससे पूरे विश्व में प्राकृतिक आपदा पूरे विश्व में हम लोग देख रहे हैं, उसको कैसे कमी किया जाए, उससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूनाइटेड नेशंस के नाम पे जानते हैं। हम लोग देखें कि विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, पहले जो विश्व युद्ध के में जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसका परिणाम देख के, इसकी जो परिणाम थी, इससे लोग बहुत डर गए। पहले विश्व युद्ध के बाद युद्धों को रोकने के लिए दुनिया में कैसे शांति की स्थापना की जाए, उसके लिए हम लोग 1919 में एक राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। उसको लीग ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। और इसका उद्देश्य था कि भविष्य में कोई युद्ध न हो। लेकिन फिर भी 1939 में हमें दूसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चलता रहा। इस विश्व युद्ध में भी बहुत ज़्यादा हम लोग को खतरनाक था। अब दुनिया के युद्धों से तंग आ गई थी। किसी भी तरीके से शांति की स्थापना करना बहुत ज़्यादा आवश्यक था, क्योंकि अगर इसके बाद भी युद्ध होते हैं तो तीसरा विश्व युद्ध होता है तो पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के बहुत सारे देश ने आपसी समझौता करके 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया, जिसे हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। हम सबको अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत है ताकि दुनिया में कोई भी समस्या आती है तो उसको हम शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान कर सकते हैं और आपसी बातचीत को भी बढ़ावा दिया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्था बनाई जा सके और पूरी दुनिया का सहयोग हासिल किया जा सके। आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें इसलिए भी ज़रूरत है कि इसके ज़रिए हम युद्ध को रोक सकते हैं। अलग अलग विद्वान लोग ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अपने विचार रखे हैं। जैसा कि चर्चिल कहते हैं, हथियार लड़ाने से अच्छा है जुबान लड़ाई जाए।
इसका अर्थ होता है कि हम अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न करके अपनी बोली के द्वारा और बातचीत करके कोई भी समस्या को समाधान करें। दूसरा है, शशि थरूर का कहना है, दुनिया के अंदर एक ऐसी जगह हो, यहाँ ऐसी मंच हो जहाँ पर दुनिया के सभी देश आपस में बैठकर एक दूसरे से बात करें और अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं और निस्बत इसके कि लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर काटें। तो उनका कहना है कि हमारा पूरे विश्व में एक मंच होना चाहिए जहाँ की सभी लोग बैठ के बातचीत करें और कोई भी समस्या का अंत करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं और ये 6 मुख्य अंग में सबसे पहला अंग है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है सामाजिक आर्थिक परिषद, चौथा है न्यायशीता परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। तो सबसे पहले है महासभा। महासभा कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा यानी बड़ा हिस्सा है। जो भी देश यूएन का सदस्य होता है वह महासभा का भी सदस्य होता है। वर्तमान में महासभा के सदस्यों की संख्या 193 है। इसकी बैठक साल में एक बार होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर और भी बैठक में बुलाई जा सकती है। महासभा का काम होता है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श करना, किसी देश को यूएन का सदस्य बनाने की आज्ञा देना। महासभा किसी सदस्य की सदस्यता को खत्म भी कर सकता है और महासभा सुरक्षा परिषद की सलाह से महासचिव को नियुक्त करता है। महासभा के बाद हम लोग देख रहे हैं महासभा का उसके बाद सुरक्षा परिषद। दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद को समझने के लिए इसके हिस्से को भी समझना जरूरी है। इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है और ज़्यादातर प्रश्न सुरक्षा परिषद से आते हैं। तो सुरक्षा परिषद को का है 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। सबसे पहला हिस्सा है सुरक्षा परिषद की कार्य और शक्ति, और दूसरा है संरचना, और तीसरा है निषेध अधिकार। तो यहाँ तस्वीर हम लोग देख रहे हैं सुरक्षा परिषद की। तो सबसे पहला कार्य और शक्तियाँ हैं। इसके बारे में जानते हैं कि सुरक्षा परिषद का पहला काम है विश्व शांति की स्थापना करना, यूएन के सभी सदस्यों की सुरक्षा करना, विवाद वाले देश को आपसी बातचीत के जरिए बढ़ावा देना, विवाद वाले देश के बीच मध्यस्थ करना, विवाद समाधान के लिए विशेष दूत भेजना, आक्रमणकारी देश के खिलाफ आर्थिक और सैनिक प्रतिबंध लगाना और आक्रमणकारी देश के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करना। दूसरा है संरचना। संरचना में कहते हैं सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी और 5 स्थायी देश। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 साल के लिए महासभा के जरिए किया जाता है, जबकि 5 स्थायी सदस्य हमेशा के लिए रहते हैं और ये 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। और तीसरा कार्य है निषेध अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझे। निषेध अधिकार सुरक्षा परिषद में कोई भी फैसला लेने के लिए 15 में से 9 सदस्यों का सहमत होना बहुत आवश्यक है और 5 स्थायी सदस्यों का सहमत होना जरूरी। अगर 5 स्थायी सदस्यों में से एक सदस्य भी सहमत नहीं होता तो उस निर्णय को सहमति नहीं मिलती। इसे कहते हैं निषेध अधिकार। निषेध अधिकार हम लोग अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे अंग जो है सामाजिक और आर्थिक परिषद है। यह अंग यूएन के पिछड़े देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाया गया था। इस परिषद में कुल 54 सदस्य होते हैं जिन्हें 3 साल के लिए महासभा के जरिए चुना जाता है। इस परिषद सामाजिक आर्थिक विकास के जुड़े सारे काम करती है। इसके लिए इस परिषद के अधीन काफ़ी सारी एजेंसियां भी काम करती है, जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, ILO इत्यादि। ये तस्वीर है। और चौथा है न्यायशीता परिषद। न्यायशीता परिषद यूएन का एक अंग है।
इसे संरक्षण परिषद भी कहते हैं। ये परिषद अपने अधीन दिए गए देशों को इस योग्य बनाने की कोशिश करते हैं कि वह अपना शासन खुद चला सके, परंतु काफ़ी लंबे समय से इस परिषद के अधीन कोई कार्य नहीं हुआ है, इसीलिए इसे संयुक्त राष्ट्र संघ से हटा दिया गया है। पाँचवां, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्य रूप से यूएन का एक न्यायिक अंग है। इस न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें 9 साल के लिए सुरक्षा परिषद और महासभा के द्वारा चुना जाता है। इनमें से 5 न्यायाधीशों का कार्यकाल हर 3 साल बाद समाप्त हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 3 काम हैं, जैसे हर देश के लिए न्यायालय होता है, उसी तरीके से पूरी दुनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया है। जैसे एक देश में एक न्यायालय कुछ काम करता है, न्याय से संबंधित किसी भी बात की पुष्टि करना, विवादों का समाधान करना, राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देना और संविधान की व्याख्या करना। जिस तरीके से एक न्यायालय किसी भी, ये न्यायालय का तस्वीर है, आप लोग देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, किसी भी कानूनी सलाह देना और संविधान की व्याख्या करना, जिस तरीके से एक न्यायालय किसी देश के लिए करता है, उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी पूरी दुनिया के लिए काम करता है, जिसके 3 बड़े बड़े कार्य होते हैं। पहला कार्य 2 देशों के बीच कानूनी विवाद की पुष्टि करना, दूसरा है सुरक्षा परिषद और महासभा को कानूनी सलाह देना, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों की व्याख्या करना। अंत में है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आखिरी अंग है वो सचिवालय है। सचिवालय एक प्रशासनिक अंग है और सचिवालय में बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्य करते हैं। सचिवालय के मुखिया को महासचिव कहा जाता है और महासचिव को चुना जाता है महासभा और महापरिषद के द्वारा। महासचिव का काम होता है यूएन की सभी बैठकों में भाग लेना, यूएन के सभी आदेशों को लागू करना और शांति दूत के रूप में कार्य करना। महासचिव सुरक्षा परिषद का ध्यान ऐसे विषयों की तरफ आकर्षित करता है जिससे विश्व शांति खतरे में पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का क्या योगदान है, हम लोग पढ़ेंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में अपना योगदान लगातार देते आ रहा है। वह शांति सुरक्षा का विषय हो, निशस्त्रीकरण का हो, दक्षिण कोरिया संकट का हो, सुएज नहर का मामला हो या इराक कुवैत पर आक्रमण हो। इसके अतिरिक्त मानव अधिकारों की रक्षा, उपनिवेशवाद और रंगभेद का विरोध तथा शैक्षणिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भारत की भूमिका बनी रहती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए क्या योग्यता है? इसमें 6 योग्यता दी गई है। सबसे पहला योग्यता है बड़ी आर्थिक शक्ति, माने किसी देश की अगर आर्थिक शक्ति में ज़्यादातर है तो उसको, और दूसरा है बड़ी सैन्य शक्ति, सैनिक क्षेत्र में भी वह मजबूत हो। तीसरा है आबादी के दृष्टिकोण से भी बड़ा राष्ट्र। चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान देते रहना। और पांचवा है लोकतंत्र का सम्मान करता हो। और अंत है यह देश अपनी भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विविधता का नुमाइंदगी करता हो। तो हम अपने भारत के नागरिक होते हुए हम भी चाहते हैं कि हमारा देश भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता में उसको मिले, लेकिन हमें कुछ तर्क देने होंगे भारत के पक्ष में ताकि भारत को स्थायी सदस्यता आसानी से मिल सके। इसमें कई तरीके के समर्थन दिए जा सकते हैं। जैसे भारत में दुनिया की 17% जनसंख्या रहती है, यानी भारत के बिना सुरक्षा परिषद अधूरी है। यूएन अधूरा है तो भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत के अंदर लोकतंत्र है और भारत मानव अधिकारों का सम्मान भी करता है। भारत स्थायी सदस्यता को मिलना चाहिए। भारत हमारा सैनिक रूप से भी शक्तिशाली है और शांतिप्रिय है। तो जितने भी भारत के जो भी ऊपर में जो भी योग्यता है भारत उसको पूर्ण करता है। और अंत में ये भी दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में
कुछ प्रमुख एजेंसियां हैं। वो कौन कौन से एजेंसियां हैं? तो पहला एजेंसियां है WHO, जिसे हम कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, तीसरा है यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, चौथा है UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, पांचवा है UNHRSC संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग, छठा है UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, सातवां है UNCTAD संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। और अंत में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं में कुछ गैर सरकारी संगठन भी है। उसमें से गैर सरकारी संगठन में एक है IMF, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, दूसरा है विश्व बैंक जिसे WB के नाम से जाना जाता है, तीसरा है विश्व व्यापार संगठन WTO, तो चौथा है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, और पांचवा है एमनेस्टी इंटरनेशनल, छठा है ह्यूमन राइट्स ब्रांच, और सातवां है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, और अंत में है ग्रीन पीस। 1971 के स्थापित ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने का कार्य करती है। धन्यवाद।